नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी नेता। साथ ही हमारे साथ अनुराग सिंह जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं इस मामले में कहीं ना कहीं अब आगे कार्रवाई होती जा रही है। आज भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। क्या लगता है आपको अनुराग जी कि क्या कुछ ये कार्रवाई रही, क्या प्रोसीडिंग थी और क्या दिक्कतें आ रही हैं जमानत को मिलने में? देखिए, जमानत की जो प्रक्रिया है वो आदरणीय न्यायालय का डिस्क्रेशन है और अभी पूरा जजमेंट हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो प्रारंभिक बातें आई और जो चीजें सामने आई हैं उस पर बेस कर मैं बात कर रहा हूं, उस पर आधारित मेरी बातें होंगी। सबसे पहली चीज ये है कि जमानत के दो पक्ष होते हैं, बेल या जेल। तो यहां पर कोर्ट ने बेल के रूल को न करते हुए जेल का रूल माना है कि अभी वो स्टेज नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है जहां मनीष सिसोदिया को बेल दिया जा सके, क्योंकि वो प्रमुख अभियुक्त है, एक। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जो निचली न्यायालय की प्रक्रिया है यानी ट्रायल, तो ट्रायल को चलना चाहिए। तो अब ट्रायल में क्यों स्लो चल रहा है, क्यों धीरे चल रहा है, इस पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई, सीबीआई को भी फटकार लगाई गई है कि आपने ऐसा क्यों, प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। तो जो निष्कर्ष है पूरे प्रकरण का वो ये है कि मनीष सिसोदिया का बेल खारिज है आज की तारीख जी। यानी कि अभी उन्हें बेल मिलती हुई नहीं दिख रही है। अभी नीचे की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं चलती रहेंगी। और जिस तरह से अभी कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जो ये मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का 338 करोड़ का जो मामला है वो यहाँ पर फंसा हुआ दिख रहा है, जिसके चलते अभी कार्रवाई होने में वक्त है। अनुराग जी, सिसोदिया के वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलील दी कि उनके खिलाफ जो करप्शन का कोई मामला है ही नहीं, उसके बाद भी ये कार्रवाई क्यों आगे बढ़ती जा रही है? क्या आपको भी ऐसे लगता है कि अगर कोई मामला नहीं होगा फिर भी कार्रवाई की जाएगी? कोर्ट तो अपने आधार पर ही फैसला लेता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मामला नहीं है और कार्रवाई बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहले यदि प्रथम दृष्टया मामला दिखता है अभियोजन पक्ष को तो वो कोई भी कार्यवाही शुरू करती है। अब इसमें तथ्य हैं नहीं है, सबूत हैं नहीं है, ये जांच का विषय है। इस पर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। ये जांच एजेंसी अपने तथ्यों को लेकर के कोर्ट के सामने आएगी। और चूंकि डिप्टी उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इस समय प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि आपराधिक मामला बन रहा है और बेल देना आप इस केस के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए बेल खारिज की गई। इसमें यह मानना कि कोई अभियुक्त है या नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में यह माना जाता है कि द गिल्टी हैज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल द गिल्ट इज प्रूवन। तो जब तक ये निचली अदालत साबित नहीं कर देती, निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के मनीष सिसोदिया का हाथ है इसमें, उनके खिलाफ साक्ष्य आए हैं, तब तक ये माना जाएगा कि वो निर्दोष है। लेकिन जिस भी कारण से, मैंने आपको पहले भी कहा कि क्या कारण, जो बेसिक रीजन है जिस वजह से बेल इनकी खारिज की गई है, उसके लिए जजमेंट को देखना पड़ेगा। मगर जो आज की तारीख में स्थिति है उसमें यह जरूर है कि प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि हमें मनीष सिसोदिया को बेल देना चाहिए, इसीलिए बेल खारिज की गई है। और जहां तक हमारे साथ अभिषेक एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एडवोकेट योगेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। योगेश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा निचली अदालतों में भी जमानत की अर्जी लगाई गई, स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई गई, लेकिन वो अर्जियां भी खारिज कर दी गई, तो क्या कुछ दलील कोर्ट की तरफ से दी गई? नमस्कार आप सभी को। और जमानत का जो कानून होता है वो, जैसा कि अनुरागी ने बताया कि वो पूरा डिस्क्रिशनल होता है।
एक जज का डिस्कशन है कि वो किसी अपराधी को, जो तथाकथित अपराध का अपराधी है प्राइमा फेसाई, उसको बेल पे छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। अब बेल जी। ग्रांट करना, इसके पीछे कुछ पैरामीटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से फिक्स किए हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या किसी अपराधी को समाज में खुला छोड़ देने से समाज को और ज्यादा नुकसान है, चाहे वो नुकसान फाइनेंशियल हो, रामिफिकेशन ऑफ फंड हो, या और किसी तरह से हो, या समाज से उस अपराधी को नुकसान हो, क्योंकि इनका अल्टीमेट मकसद होता है गिल्टी शुड बी पनिश्ड और इनोसेंट शुड बी रिलीज। यहाँ प्राइमा फेसाई उनको कोर्ट ने गिल्ट नहीं माना है, उनको सिर्फ एक प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनको कस्टडी में रखा गया है ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो सके। जी। कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट दिया है प्राइमा फेसाई के इनको जेल में रखा, वो उनका डिस्कशन है। हाँ, अगर मैं उन कोर्ट के सामने सारे फैक्ट रखता हूँ कि मेरे ऊपर ये आरोप हैं, इस तरह से मुझे इन्होंने जबरदस्ती किसी मामले में फंसाने का प्रयास किया है, तो ये स्टेज अभी आई नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर सारे फैक्ट आ चुके हैं कोर्ट के सामने। जब तक कि कोर्ट को ये तसल्ली ना हो जाए कि कोई गंभीर अपराध का अपराधी यदि समाज में खुला छोड़ दिया जाए तो वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी अपने आप में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो इस कैपेसिटी में भी रहे कि वो किसी फैक्ट के साथ कुछ फेरबदल कर सकते हैं। हो सकता है उसको डिस्टॉर्टेड कर दें, हो सकता है उसको डिस्टर्ब कर दें, हो सकता है गवाहों को इम्प्रेस कर दें, ऐसा कुछ रहा होगा कोर्ट के मन में। तो बहुत गहराई से सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसको इनकार किया है बेल देने से, तो उसके पीछे यही रीजन होगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई किसी आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन जेल में रखने की परमिशन ही नहीं देता। आर्टिकल 1 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वी यूज्ड फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ rather the due process of law. Therefore, Supreme Court kept this person behind the bar as per the procedure established by law. उन्होंने कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और उसी प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश है उसके तहत उनके पास पूरा अधिकार है कि जब कभी इनके खिलाफ 100% चार्जशीट फाइल हो जाएगी, सारे तथ्य कोर्ट के सामने आ जाएंगे, उस वक्त ये जाकर बेल के लिए डिमांड करें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हो सकता है ट्रायल कोर्ट भी इनको बेल आउट कर दे जी। क्योंकि कोर्ट का मकसद केवल इतना नहीं होता कि हमें किसी अपराधी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अपराध के किए जाने का आरोप है उसको लंबे टाइम तक जेल में रखा जाए। ये वो केस नहीं है कि 24 घंटे में सुधर जाएंगे, इनका फैसला आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इनके लिए लंबी ट्रायल चलेगी, नंबर ऑफ एविडेंस लंबा ट्रायल चलेगा, और कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया है उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही है। अनुराग जी, क्या वाकई आप ये मानते हैं, क्योंकि लगातार लगभग फरवरी में उनकी हिरासत में उन्हें लिया गया था, लेकिन एक लंबा वक्त बीत चुका है और उम्मीद हमेशा लगती है उन्हें कि शायद इस बार उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी, जमानत मिलेगी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें अभी और वक्त लगेगा और इतनी आसानी से बेल नहीं मिलने वाली है? देखिए, अभी हमारे लर्नड भाई योगेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बेल डिस्क्रेशन होता है कोर्ट का। बेल या जेल, ये एकदम रूल है। तो गोल्डन रूल है कि बेल नॉट जेल। जस्टिस वी आर कृष्णैयर के टाइम से 1970 एंड से ये चला आ रहा है सिलसिला। मगर जो मेरे भाई ने बहुत एकदम मौजू बात कही है, बहुत रेलेवेंट बात कही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो किसी प्रकार की छेड़खानी न कर दे, किसी को इन्फ्लुएंस न कर दे, या उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो अदालत ने कुल मिला के सारी परिस्थिति को देख करके ये तय किया कि ये समय उनको बेल देने का उचित नहीं है, और साथ में जो आप समय अवधि की बात कर रही हैं कि और समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इस पर यह कहना होगा कि इसमें जांच एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो पीसमील नहीं चल सकते कि एक अभियुक्त को अभी अरेस्ट करें, फिर दूसरे को करें, फिर तीसरे को करें। उनको जो भी कार्रवाई करनी है, और चूंकि फरवरी से अब तक लगभग 10 महीने का 11 महीने का अवधि जा चुका है, क्योंकि फरवरी में यदि अरेस्ट हुए तो मुकदमा तो उसके पहले ही दर्ज हुआ है, तो अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल बीत चुका है जी। और यदि 1 साल में जांच एजेंसी इस जांच को पूरी नहीं कर पाई,
इस जांच को ठोस एक निर्णयात्मक मोड़ तक नहीं ले जा पाई है, तो अपने आप में एक ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन चूंकि काफी बड़ा मैटर है, बड़ा मामला है और पूरी दिल्ली से संबंध रखता है और इसमें बहुत प्रकार के आयाम है, राजनीतिक आयाम भी है, सामाजिक आयाम भी है, कानूनी आयाम भी है। तो जब इतना बहुआयामी कोई मामला आता है सामने, तो अदालत बहुत फूंक फूंक के कदम रखती है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है मेरी अपनी समझ में कि मनीष जी के लिए सफर लंबा है जी, आसान नहीं। बिल्कुल। योगेश जी, क्योंकि सीबीआई और ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भी अपनी कार्रवाई थोड़ा तेजी से करें, तो कहीं ना कहीं क्या सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, क्या उसमें इतना ही वक्त लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है जानबूझ के किया गया है और इस कार्रवाई को खींचा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे लीगली क्या है इसमें? मैम, हर चीज के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार टाइम बाउंड कर रखा है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आप टाइम बाउंड मैनर के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, जैसा कि अभी अनुराग जी ने ये बात कही कि वो लिंगर ऑन नहीं कर सकते, पीस मील में इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज आपने एक्स आदमी को अरेस्ट किया, कल वाई को कर रहे हैं, फिर दोबारा से जेड के पास जा रहे हैं 3-4 महीने के अंतर में या 10 महीने के अंतर में, और फिर से उस इन्वेस्टिगेशन को नई धारा दे रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस होती है। अच्छा, सीबीआई और ईडी ये दो ऐसी एजेंसियां हैं जिनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को भरोसा होता है। जब कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड करती है और सही तरह से नहीं कर पाती, तो आदमी जो होता है, आम आदमी, वो सीधा यही कोर्ट से प्रेयर करता है कि मेरे केस को सीबीआई के पास हैंडओवर कर दिया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। सीबीआई कंसीडर टू बी प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन आवर कंट्री। तो इनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप फास्ट ट्रैक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। इससे पहले कहते हैं ना, डिलेड द जस्टिस, डिनाइड द जस्टिस, हरीड द जस्टिस, बरीड द जस्टिस। तो हमें जस्टिस को उस लेवल पे चलाना है कि वो किसी अपने आप में हत्या का कारण ना बन जाए। एक आदमी को एक रीजनेबल पीरियड तक ही जेल में रखा जा सकता है। या तो उसको आप गिल्ट हेल्ड कर दो, या फिर आप उसको इनोसेंट मानते हो, क्योंकि इन इंडिया एवरी ट्रायल इनिशिएट विद प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हमारे यहाँ गिल्ट प्रजम करके नहीं चलाई जाती है ट्रायल, और अभी तो इनके केस में ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। 10 महीने इनको जेल में हो गए। कहीं ना कहीं सीआरपीसी में और भी प्रोविजंस हैं जिनके तहत वो उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अभी वो लाभ उठाने का वक्त आया नहीं है। थोड़े दिन बाद आ जाएगा। हो सकता है उनको कोर्ट उसका लाभ दे दें और वो अपने परिवार के साथ खुली हवा में सांस ले सकें। जी, बिल्कुल। अनुराग जी, अगर हम विकल्पों की बात करते हैं तो फिलहाल मनीष सिसोदिया के पास क्या विकल्प बचते हैं? अब उन्हें किस तरह से आगे प्रोसीडिंग करवानी चाहिए? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले एक ये बात कही है कि जो 338 करोड़ के लेन देन का मामला है वो कहीं पे भी ठीक से नहीं आया है, एक बात। दूसरी बात, कोर्ट का कहना है कि ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में खत्म होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि 3 महीने के अंदर यदि ट्रायल की जो संभावना देखी जाएगी, उस वजह से यदि कोई संभावना या कोई भी परेशानी होगी, तो बेल के एप्लीकेशन को मनीष सिसोदिया दोबारा फाइल कर सकते हैं। तो अगर सामान्य भाषा में समझे तो 90 दिन के अंदर या 90 दिन के बाद मनीष सिसोदिया दोबारा ये बेल की एप्लीकेशन उनकी साबित हो जाएगी, मतलब दाखिल कर सकते हैं। तो अभी 3 महीने का, क्योंकि आपका अभी प्रश्न था कि कितने दिन तक वो मुसीबत उनके लिए है, तो मेरी समझ में यह है कि 3 महीने के बाद फिर से मनीष सिसोदिया बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जी, यानी कि 3 महीने अभी कुछ नहीं होने वाला है। योगेश जी, 3 महीने अभी कुछ नहीं होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। मैम, आज की परिस्थितियों में तो ऐसा ही नजर आता है जो जैसा कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। लेकिन फिर भी अगर खोजे जाए तो विकल्प कम नहीं होते हैं। हमारा जो देश का कानून है वो लचीला भी है और कठोर भी है। चेंज इन सर्कमस्टेंस, परिस्थिति का परिवर्तन एक ग्राउंड होता है बेल के लिए। तो यदि कोई ऐसी बात नहीं आती है जो बिल्कुल एकदम नई बात आई हो, ताजी बात हो, तो निश्चित तौर पे 3 महीने के पहले भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मनीष जी की टीम, अनुराग जी, आप ये देखिए
कि स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई गई जमानत के लिए, हाई कोर्ट में लगाई गई, वहां से इसे खारिज कर दिया गया। यानी कि आप ये मानिए कि जितनी जल्दी मनीष सिसोदिया को हो रही है, जो कि हर आरोपी को होती है, कि उनकी जो सुनवाई है, उनके केस की सुनवाई है, जल्द से जल्द हो सके, ये उतनी ही डिले हो रही है और इसमें राजनीति पूरी हो रही है। देखिए, राजनीतिक पक्ष मैं बहुत रख नहीं सकता, मेरा कोई उसमें विशेष दखल नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखिए, चूंकि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अभियुक्त है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो कि सामने निकल के खुल के प्रखर रूप से बाहर नहीं आ रही। दूसरा चीज, चूंकि 300 करोड़ से ऊपर का मैटर है और एक्साइज पॉलिसी का चेंज, उसमें तरह तरीके की बातें हैं कि ये हुआ वो हुआ, तमाम कहानियां हैं। मनी ट्रेल कहीं नहीं है, जो मेन आर्ग्यूमेंट था मनीष जी के वकीलों का। और तीसरी बात ये कि जांच टुकड़ों में हो रही है, इस एस्पेक्ट पर भी डाउट होता है कि भाई क्या रीजन है कि जांच इतनी धीमे चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक वकील के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछा जाए तो निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम सब समझ रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, कह नहीं। जी तो योगेश जी, योगेश जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई ऐसा है कि हर केस में ये जो प्रोसेस है इतनी धीमी होती है? क्या शायद यही वजह है कि आम आदमी कोई भी जो मामला है वो कोर्ट में ले जाने से बचता है? मैम, ऐसा हर जगह नहीं देखा जाता है, हर केस के अंदर नहीं देखा जाता है। कोई ऐसे केस होते हैं, जैसे कि अब ये करंट केस है जो इन हैंड है हमारे मनीष सिसोदिया जी का, इसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है और इस अमाउंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सब चीजों को और दूसरी जो सेक्टर इसके जो फैक्टर हैं उनको इग्नोर करके हम डिले नहीं कर सकते, किसी इंसान के जीवन को कर्टेल नहीं कर सकते, उसकी लिबर्टी को नहीं कर सकते। माना कि इन्होंने इनके ऊपर आरोप है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज तक तो उनके खिलाफ सीबीआई कोई डायरेक्ट मनी ट्रायल का केस नहीं ला पाई है, केवल संभावनाओं के आधार के ऊपर ही चल रहा है। जो हम जहां तक, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ उस केस के अंदर किसी भी तरीके से, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया के थ्रू या पेपर न्यूज के थ्रू ही मिलती है, तो हम उस न्यूज को सही मानते हुए आज आपके सामने अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि किसी भी इंसान को अब अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं जेल में रख सकते, इसलिए कि इसने बहुत बड़े आरोप को जेल रखा है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा 300 करोड़ से ज्यादा का गबन का आरोप है, एक इस तरह का रेमिफिकेशन हुआ है इनके कार्यकाल के अंदर, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। इनको जो जेल में रखा गया है वो परजम्पशन के आधार पर रखा गया है, और परजम्पशन किसी भी कीमत में लॉ को सप्रेस नहीं कर सकता कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर। ठीक है, प्राइमा फेसाई कोर्ट ने उनको ये माना है कि ठीक, अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इनसे कोर्ट ये उम्मीद करता है कहीं ना कहीं अपने मन में, एक वकील होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर छोड़ दिए गए तो हो सकता है मुख्य अभियुक्तों को कोई लाभ हो जाए, हो सकता है ये आगे चल के निर्दोष साबित हों कल की तारीख में, लेकिन आज की तारीख में अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो दबाव की राजनीति होती ही है। हो सकता है ये अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और जांच को प्रभावित कर दें, मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ जो इस पूरे केस के पीछे जो इस कॉन्स्पिरेसी हुई है इसके पीछे इन्वॉल्व हो, क्योंकि यही इतनी बड़ी पोस्ट के व्यक्ति थे जिनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत थी उस वक्त। जी, यानी अनुराग जी, जो मनीष सिसोदिया के पास पावर्स थी, शायद ये बड़ी बात है कि हाई प्रोफाइल होने के नाते ही जो कोर्ट है वो भी काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस करने की बात सामने आ रही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पूरी तरह से संभव है कि कोई आरोपी है और बाद में अगर सिद्ध हो जाएगा तो अगर वो टाइम से पहले जमानत लेकर बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वो व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार जो होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे चलती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मनीष सिसोदिया इस घेरे में है, पूरी सरकार, कैबिनेट इस पूरे डाउट के घेरे में है, अगर हम इस क्रिमिनल मैटर को समझते हैं उस एंगल से। तो क्योंकि बहुत से पहलू अनछुए हैं, पार्टी ने लिया, पार्टी फंड में गया, कहाँ गया, नहीं गया, इस बात पर कहीं पे भी स्पष्ट कोई भी मेरे ख्याल से तथ्य नहीं आया है। मुझको करेक्ट करेंगे आम आदमी पार्टी के भी वक्ता बैठे हैं यहाँ पे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, कि तथ्य कोई भी सामने नहीं आया है, कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है
जो ये दिखाता हो कि कहीं मनी ट्रेल गया हो, कहीं पैसा गया हो, आना जाना या पैसे की बरामदगी हो, ऐसी कोई बात हो, तो हो सकता है कि सर्कमस्पेक्शन करके कोर्ट ने ये सोचा हो कि चूंकि एक पूरी की पूरी सरकार इस पर निर्भर है, इस केस पर, तो इसको जांच एजेंसी को 6 से 8 महीने का हम मौका देते हैं, वो कंक्लूड करे, और अगर कंक्लूड नहीं करते हैं तो 3 महीने के अंदर मनीष जी दोबारा बेल डालेंगे, और मुझे लगता है कि अगली बार मनीष जी को बेल जल्दी मिलेगी, यदि कोई बात ऐसी सामने नहीं आई तो। ठीक है, रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी नेता। रमेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की जो बेल है वो मिल ही नहीं रही है। जमानत के लिए लगातार अर्जी लगाई जा रही है, पहले सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी जमानत नहीं मिली है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि कोर्ट ने आज 2-3 बातें कही हैं कि साहब जाइए और ट्रायल कराइए। अब ट्रायल की स्टेज पर भी बेल क्यों नहीं? चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है, जितने भी सबूत पुलिस ने या जांच एजेंसी ने, ईडी ने, सीबीआई ने इकट्ठे करने थे कर लिए। अब तो कम से कम बेल मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा भी है कि अगर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में देरी हो तो 3 महीने के अंदर मनीष जी बेल लगा सकते हैं। तो अगर 3 महीने के भीतर बेल मिल सकती है ट्रायल की स्टेज पर, तो अब जब ट्रायल शुरू ही होने जा रहा है तब क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि नई कोई चार्जशीट तो आ नहीं रही है। कहने का मतलब क्या है, जैसा अभी एक वकील साहब कह रहे थे, पूरी की पूरी सरकार इस पे डिपेंडेंट है। वो बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है कि पूरी की पूरी सरकार इस पे डिपेंडेंट है। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि मामला राजनीतिक है, और हमारा पूरा भरोसा है कि मनीष जी बेदाग होकर के बाहर आएंगे, क्योंकि अब पूरी सरकार को किसी, इसमें पूरी पार्टी फंसी हुई है इस मामले पर, आरोप पूरी पार्टी पर लग रहे हैं। और कहा यह भी गया था जब सुनवाई हुई थी कि इसमें क्यों ना पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे हैं शराब घोटाला में। सिर्फ एक नाम नहीं है, कई ऐसे नाम है जो जुड़ चुके हैं और कईयों पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, तो पार्टी को ही क्यों ना आरोपी बनाया जाए, ये बात भी कही जा रही थी। अनुराग जी से समझते हैं इस मैटर को। अनुराग जी, क्या पार्टी को, पूरी पार्टी को भी अभियुक्त बनाया जा सकता है और कैसे? नहीं, देखिए अभियुक्त जी, रमेश जी आपके पास आऊंगी, पहले अनुराग जी से मैं ये सवाल नहीं, मैं बस थोड़ी सी बातें बोल दूं इसमें। पहली बात कि जो पीएमएलए का एक्ट है वो पर्सन्स के ऊपर है, राजनीतिक पार्टी उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। दूसरी बात, तभी सरकार के वकील ने कहा था वी आर कंटेम्पलेटिंग, हम विचार कर रहे हैं कि बनाए कैसे, और उस टाइम आया था कि शायद कोई नया ऑर्डिनेंस आएगा। दूसरी बात, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी था कि मनीष सिसोदिया बेनिफिशियरी नहीं है। तो मनीष सिसोदिया बेनिफिशियरी नहीं है, पार्टी को आप आरोपी अभी बना नहीं सकते, तो फिर मनीष जी को जेल में रखने का औचित्य क्या है? उनको बेल तो दीजिए, वो ट्रायल से तो मना नहीं कर रहे ना। ठीक है सर। अनुराग जी। जी, अनुराग जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझ तक पहुंच रही है। मेरा कहना है कि चीजें इतनी साधारण नहीं है जितनी प्रतीत हो रही है। पहली चीज, आरोप क्या लगा है कि 300 करोड़ रुपए से ऊपर का फायदा पहुंचाया गया है, ट्रांजैक्शन हुआ है। अब जो डिफेंस है, जो मनीष जी का पक्ष है, वो ये कहता है कि जी हमारे यहाँ कहीं भी पैसे का लेन देन रिकॉर्ड पे नहीं आया है, मैं निर्दोष हूं। कोर्ट पूछती है कि एक बात बताइए, यदि मनीष जी के पास लेन देन नहीं है और अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिला है तो आपने अभियुक्त उनको अभी तक क्यों नहीं बनाया है? और ये बात डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जब बहस कर रहे थे तब कोर्ट में सामने आई थी। तो उस पर सीबीआई ने कहा कि जी हम सोच रहे हैं उनको बनाएं। जी, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात संभल के कह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को समझना है और आम जनता जो इस न्यूज को सुन रही है उनको समझना है कि मामला बहुत गंभीर है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और यदि कहीं भी ये आरोप सही हुए तब क्या होगा? इस चीज को देखते हुए, इस चीज को समझते हुए, आरोपों की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रायल करिए, और यदि वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित हो, यदि वो दोषी हैं तो दोषी साबित हो। और चूंकि पर्सनल लिबर्टी का मैटर बेल से कोइंसाइड करता है तो 3 महीने का समय इसलिए भी दिया है कि भाई यदि आप जांच जो भी करनी है एजेंसीज को आप कर लीजिए, नहीं तो मनीष जी एंटाइटल्ड है
वो अपना बेल फाइल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। तो इसलिए 3 महीने रोका गया है क्योंकि इसमें कोई भी साधारण आदमी की विवेचना नहीं करनी है। एक सरकार में जो मंत्री हैं, जो बड़े ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, उनकी विवेचना होनी है, तो वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उसमें समय लगता है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जांच एजेंसी सब चीज को सोच समझ करके इस बात को करेगी। और जहां तक आपका प्रश्न है कि पॉलिटिकल पार्टी, तो देखिए ज्यूरिस्टिक पर्सन तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यदि घेरे में है तो जो उस पॉलिटिकल पार्टी के कर्ता धर्ता है उन पर जिम्मेदारी बनाई जा सकती है, कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा लाया जा सकता है। पीएमएलए के थ्रू नहीं तो आईपीसी में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते जी। तो वो एक, लेकिन वो अगर हम बात करें इस केस की ही, तो पीएमएलए का केस कैसे नहीं बनता, और अगर बनता है तो कैसे बनता है? देखिए, पीएमएलए जैसा कि अभी रमेश श्रीवास्तव जी ने बताया था कि वो एक पर्सन से रिलेटेड है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं, अनुराग जी ने भी बताया। तो जो डायरेक्ट स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ इन पर्सन एक्सरसाइज की जाएगी कानूनी, और वैसे आम आदमी पार्टी इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो दोषी बनाई जा सकती है, पार्टी बनाई जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट में। ये चीज पहले से ही साबित है कि इनकम टैक्स एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व की जा सकती हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज इन्वॉल्व अट्रैक्ट होती हैं। अब जो हम प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देखते हैं, मनीष सिसोदिया जी के केस को लेकर आम आदमी पार्टी को अगर हम कंसीडर करके बात करें, तो अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ होता तो 10 महीने तो मनीष सिसोदिया जी को जेल में हो गए। 10 महीने के लंबे पीरियड में भी अगर ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां, जो प्राइम जांच एजेंसी है हिंदुस्तान की, वो रिकॉर्ड पे नहीं ला पा रहे हैं, मैडम उनका फेलियर है। हम उस फेलियर के लिए एक इंसान को जिम्मेदार नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, उनको मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं इस वक्त भी ये मानता हूँ कि बेल इज ए मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज सिटिंग इन चेयर एज ए जज। उनको पता होना चाहिए, उस अगर मान लीजिए उनको ये समाधान हो जाता है जज साहब को कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, इनको इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ठीक है वो छोड़ देंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं कहीं ना कुछ है, वो इसलिए नहीं उसको जेल में रख रहे हैं कि वो जानता है इस बात को कि अभी कोई डायरेक्ट एविडेंस आई नहीं है, फिर भी वो जेल में है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हिफाजत करना चाहते हैं। आज रमेश जी ने अभी बताया था कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो चार्जशीट अगर फाइल हो गई है और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 90 दिन का टाइम दे दिया है कि जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन कर ले, इसका मतलब सप्लीमेंट्री फाइल करने के कोई गुंजाइश होगी। और 90 दिन का जो टाइम दिया है वो फाइनल टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब 90 दिन में अगर वो अपनी जांच पूरी करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं और जो एडिशनल एविडेंस उनको प्राप्त होती हैं वो उसको पेश कर देते हैं, तो उस पोजीशन के अंदर कोर्ट एवुलेट करेगा वापस से उनकी, फिर से बेल लगी है। उस वक्त अगर उनको लगता है कि नहीं अब इनके खिलाफ जो कुछ आना था वो आ चुका है और अब ये टेम्पर विद करने की पोजीशन में नहीं है, तो बेल दे देंगे बस। और रही बात पीएमएलए की, तो पीएमएलए एक अलग प्रोसीजर है, अपना एक अलग सेल्फ कंटेंट कोड है। ठीक है, उसके तहत एक मिनट में रमेश जी से और पूछना चाहती हूँ। रमेश जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर किया गया है? क्योंकि जो ये डिलेइंग हो रही है जमानत मिलने में इस पूरे केस में, क्या वजह आपको लग रही है इसके पीछे? मैडम देखिए, वो कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ, इसमें घोटाला हुआ। अभी तक किसी भी मनी ट्रेल का ट्रेस भी नहीं मिला है कि जी ये पैसा इन्होंने इनके हाथ में दिया या इनके बैंक अकाउंट में दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसको कहते हैं ना ग्रोपिंग इन द डार्क, पहले बोला इंडिविजुअल को मिल रहा, फिर क्या अच्छा जी पार्टी को मिला। अरे भाई 10 महीने से आपने किसी की पर्सनल लिबर्टी को भी, वकील साहब कह रहे थे कि पर्सनल लिबर्टी को आपने हैम्पर किया हुआ है, रिटार्ड किया हुआ है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो जनता की आवाज को विधानसभा में रखने का काम करता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया हुआ है और आपके पास अभी कोई सबूत नहीं है। अभी आपको जांच के लिए और टाइम चाहिए। इसी माननीय अदालत ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप किसी को इस तरह अनंत काल तक जेल में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी हमें यहाँ एक उम्मीद की किरण नजर आती है
कि सुप्रीम कोर्ट ने अब टाइम बाउंड कर दिया है। जी। अदरवाइज तो ये बिल्कुल इस शताब्दी से लेके अगली शताब्दी तक इन्वेस्टिगेशन करते ही है। अब टाइम बाउंड कर दिया है तो हमें उम्मीद है कि वो बेदाग बाहर होकर के आएंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आपकी पूरी उम्मीद है कि वो बेदाग होकर बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं जो न्याय है वो मिलेगा। और ऐसे में प्रक्रिया भी बेहद जरूरी है। अगर आरोप लगे हैं तो उनको सिद्ध करें ना करें, ये प्रोसीडिंग्स भी होनी जरूरी है। तो देखना होगा अब मनीष सिसोदिया को कब तक राहत मिलती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।